हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं वापस से इस लाइव सेशन को। पंप हम डिस्कस कर रहे थे। पंप में भी हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप का डिस्कशन चल रहा था, जहां पर हमने वर्किंग प्रिंसिपल को बढ़िया तरीके से कवर कर लिया है। ठीक है। अच्छा, केसिंग हमारा लास्ट टॉपिक था। हमने वॉल्यूट केसिंग पढ़ी, वॉर्टेक्स केसिंग पढ़ी, उसके बाद केसिंग विद गाइड ब्लेड्स पढ़ा। ठीक है ना, गाइड वेन्स भी बोल सकते हैं इसको। तो याद रखो, जो सबसे सिंपलेस्ट टाइप ऑफ केसिंग है वो क्या है, वो आपकी वॉल्यूट केसिंग है ना। तो ज़्यादातर हम लोग वही प्रेफर करते हैं, मतलब मोस्ट प्रेफरेबल केसिंग की अगर हम बात करें तो सिंगल स्टेज वॉल्यूट केसिंग जो आपकी होगी वो ज़्यादा प्रेफरेबल होगी। द सिंपल रीज़न इज़, एक तो सस्ती होगी, ठीक है, उसके बाद उसका डिज़ाइन बहुत ही सिंपल है, तो उसको कास्ट करना भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो सिंगल स्टेज वॉल्यूट केसिंग हमारा प्रेफरेंस होता है। ठीक है। इसके बाद जो दूसरा प्रेफरेंस है वो आपका लास्ट वाला था, जो हमने केसिंग डिस्कस करी थी, केसिंग विद गाइड वेन्स। ठीक है, तो वो हमारे लिए ज़्यादा प्रेफरेबल रहती है। तो कई बार पूछ लेता है एफिशिएंट के टर्म में भी बोले, तो एफिशिएंट में यही सारे पैरामीटर्स कंसिडर करते हुए अगर बात करें कि सस्ती है, इजी टू डिज़ाइन है, ठीक है ना, आसानी से कास्ट कर सकते हैं, तो उसके टर्म में भी आप सिंगल स्टेज वॉल्यूट केसिंग की तरफ ही जाने वाले हो। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेटा हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, वर्क डन बाय द पंप डिस्कस होगा, पावर एंड एफिशिएंसी को भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हमारा आज का अभी का डिस्कशन होगा। सेशन में जल्दी सारी चीज़ें कवर करके जल्दी क्लोज भी कर देंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम आज आपका कंज्यूम नहीं होगा। जो 5 बजे की क्लास है वो भी आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं भाई। वर्क डन बाय द सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, इसका केस और टरबाइन का केस ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है। वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल पंप। ठीक है जी। तो ये हम लोग डिस्कस करते हैं बढ़िया तरीके से। आ गए हैं सारे के सारे लोग? एक आध मिनट वेट कर लेते हैं भाई, एक आध मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले बेटा बात करेंगे वेलोसिटी ट्राइंगल की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर बैकवर्ड कर्व्ड वेन यूज होता है, तो कुछ इस तरीके से आपको वेन नजर आने वाली है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बेटा आपकी ये वेन होगी। ठीक है। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा इफिशिएंट परफॉर्मेंस कब देता है, जब हमारा जो इनटेक है वो रेडियल हो। ठीक है ना, जो इनटेक है वो आपका क्या हो, रेडियल हो। तो हमेशा ध्यान रखना, फॉर द रेडियल ये ऐसे लिख लो भाई, सेंट्रीफ्यूगल पंप, सेंट्रीफ्यूगल, आ गए भाई सबके सब, शुरू कर रहे हैं अब हम। ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल पंप गिव मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस, मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस, centrifugal pump gives most efficient performance in the case of radial inlet। ठीक है। अगर बेटा रेडियल इनलेट होगा तो आपको मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। अगर मैं रेडियल इनलेट की बात कर रही हूं तो आप मुझे बताइए, अल्फा 90 डिग्री होगा या फिर बीटा 90 डिग्री होगा? पान वाली स्टोरी सुना देंगे बेटा किसी दिन। ठीक है, जल्दी ही सुनाएंगे पान वाली स्टोरी। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, कब से आए हुए? चलो बढ़िया, बताओ भाई, अल्फा या बीटा? बहुत ही शानदार। देखो बच्चे, तुम लोग समझदार तो हो, मतलब मैं तुम लोग को एकदम गधा समझती हूँ। ठीक है, मैं तुम लोगों को एकदम गधा समझती हूँ, मगर ऐसा है नहीं, मतलब तुम लोग गधे नहीं हो, यही मेरा कहने का मतलब है। जब मैं सवाल पूछती हूँ तो जवाब सही आता है, तो तुम लोग उतने बड़े गधे नहीं हो जितना बड़ा गधा मैं आपको समझती हूँ। ठीक है, तो ये थोड़ा अच्छी चीज़ है। तो देख लो भाई,
मान लेते हैं बेटा ये कोई ब्लेड है और ब्लेड किसके ऊपर लगा होगा, इम्पेलर के ऊपर लगा होगा, ठीक है जी। तो इम्पेलर तो सर्कुलर होता है ना, तो मैं यहाँ पर सरकमफेरेंस बनाने की कोशिश करती हूँ, सरकमफेरेंस थोड़ा सा दिखाने की कोशिश जारी है मेरी। ठीक है, कुछ इस तरह की कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। ये हमारा इम्पेलर हो गया, यहाँ पर कहीं पर सेंटर होगा, ठीक है। अब सेंटर से आप रेडियल डिस्टेंसेस को नाप सकते हो, इनलेट पर ये रेडियल डिस्टेंस इम्पेलर के इनलेट पर, और ये आपको एग्जिट पर देखने को मिलेगी, ठीक है। मान लेते हैं बेटा जो ये ब्लेडवा है ये इधर जा रहा है, ठीक है। अगर ये इधर जा रहा है तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वो वेलोसिटी जो ब्लेड के ऊपर आपको मिलती है, ठीक है। वो कौन सी है, u1 इधर मिलेगी और u2 भी आपको इधर जाती हुई नजर आने वाली है, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका u1 हो जाएगा और ये आपका u2 हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बोला आप सभी लोगों को, ठीक है, जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को बोला कि इनलेट जो है वो रेडियल होगा। इसका मतलब है कि जो हमारा अल्फा 1 होने वाला है वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सही है भाई सब हंस रहे हैं, गधा सुनने के बाद ही सब हंस रहे हैं, देखो क्या बात है। देखो भाई ध्यान से समझियो, ये वेलोसिटी क्या होगी, ये वेलोसिटी आपकी हो जाएगी v1, ठीक है। इसका मतलब है v1 से फ्लूइड रेडियली अंदर जाएगा, एंगल कितना बनाएगा, अल्फा 1 कितना, 90 डिग्री, ठीक है। फिर ये ब्लेड के एंगल से क्या मिलेगी, रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी। तो ये इस तरीके से बेटा क्या मिलेगा, रिलेटिव वेलोसिटी मिल जाएगी भैया जी। ये आपका आ गया VR1, ठीक है। और ये जो U1 रखे हो ना इसको उठा के यहाँ सेट कर दो तो ट्राइंगल पूरा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा U1। सबके डायरेक्शन बता दिए हैं। जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो कितना एंगल बनाती है, बीटा एंगल बनाती है। तो यहाँ पर बेटा क्या मिल जाएगा, β1। आ गई बात समझ में। तो देखो सेंट्रीफ्यूगल पंप गिव मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस। अगर रेडियल इनलेट आपको देखने को मिलेगा तो मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस होगी, इसी वजह से यहाँ पर रेडियल इनलेट की बात करी गई है। अब जरा चचा बताओ मुझे v⍵1 कितना होगा, आंसर करिए बताओ मुझे, बताओ 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 v⍵1 कितना होगा यहाँ पर, कोई बता सकता है। अल्फा 1 90 डिग्री, अल्फा 1 90 डिग्री और v⍵1 कितना होगा, 0। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि सब के सब आपका v1 किसके बराबर हो जाएगा, फ्लो वेलोसिटी के बराबर हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। यहां पर अगर आप बेटा v1 देखोगे तो v1 बराबर हो जाएगा, v1 किसके बराबर हो जाएगा, v1 बराबर हो जाएगा vf1 के, जो कि आपकी क्या है, फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। एक चीज तो अपन लोगों को ये समझ आ गई। इसी के साथ अगर मैं u1 की बात करूं तो u1 होगा पाई d1 n/60, ठीक है। और u2 क्या होगा, ये हो जाएगा पाई d2 n/60। अब आप मुझे बताओ ये d1 d2 क्या होंगे। मैंने वर्किंग प्रिंसिपल बता दिया, मेरा काम खत्म है। अब परफॉर्मेंस एनालिसिस अब आपको अपने हिसाब से ही देख लेना है। बताइए बेटा, आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बहुत ही बढ़िया। क्या समझ नहीं आ रहा है ये बताओ। वर्किंग प्रिंसिपल तक सारी चीजें समझ आई कि नहीं आई, पहले ये बताओ। आयान, इम्पेलर डाया, ठीक है ना, डायामीटर ऑफ द इम्पेलर कहां पर, इनलेट पर। d1 क्या होगा, इम्पेलर डायामीटर एट द इनलेट, इम्पेलर डायामीटर एट इनलेट, ठीक है जी।
D2 क्या होगा, इम्पेलर डायामीटर, इम्पेलर डायामीटर एट एग्जिट, ये किस पर होगा, एग्जिट पर। ठीक है, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर हमारा एग्जिट आ जाएगा। ठीक है जी, तो D1 D2 क्या है, इम्पेलर डायामीटर है इनलेट पर और एग्जिट पर। अब मुझे ये बताइए आयान जी, क्या समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, अगर आप ये बता पाओगे तो मैं ज़्यादा बेहतर आपको क्लियर कर पाऊंगी। अब देखो बेटा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर आप देखोगे जी तो इसी एंगल से होते हुए फ्लूइड आपका बाहर निकलेगा। ठीक है, फ्लूइड आपका बाहर निकलेगा, तो ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा VR2। ठीक है ना, ये क्या मिल जाएगा बेटा, VR2। अब आप मुझे बताओ U2 बड़ा होगा कि U1 बड़ा होगा, कौन सी वेलोसिटी बड़ी होगी, U2 वेलोसिटी बड़ी होगी। क्यों, क्योंकि देखो ना D2 बड़ा है, ये एग्जिट पर डायमीटर सेंटर से ले रहे हैं ना, तो R2 बड़ा है तो R2 बड़ा है तो D2 बड़ा है, तो U2 आपको बड़ा मिलेगा। किस डायरेक्शन में मिलेगा, वो डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भैया जी, इधर की डायरेक्शन में U2 मिलेगा। ठीक है, अब ट्राइंगल हमको अगर पूरा करना है तो जाके ये लाइन इससे मिला दो, तो ये आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2 की लाइन आ जाएगी भैया जी, V2 की लाइन आ जाएगी। इसी के साथ इसके दो कंपोनेंट हम कर सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो जरा ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक हमको क्या मिल रहा है, U2 मिल रहा है। डायरेक्शन बना दी है मैंने इधर की तरफ, ये U2 है। ठीक है, VR2 कितना एंगल बनाएगा, VR2 कितना एंगल बनाएगा, β2 एंगल बनाएगा। ये कितना एंगल बनाएगा, α2 एंगल बनाएगा। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे बेटा तो यहां पर, ठीक है, यहां पर इसका एक कंपोनेंट आपको मिलेगा VF2 और एक कंपोनेंट बेटा आपको इसको इधर की डायरेक्शन में, मतलब ये कंपोनेंट मिलेगा जिसे हम क्या बोलेंगे, VW2, VW2, VW2। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, एग्जिट का वेलोसिटी ट्रायंगल सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए। इनलेट पर हमने रेडियल इन करा दिया है और एग्जिट पर हमने क्या करा, जो डायग्राम दिख रहा है एज इट इज बना दिया है। ब्लेड ऐसा बनाया है तो इधर ही से रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी, U2 इधर जा रहा है तो ये उठा के यहाँ पुट कर दिया। फिर ट्रायंगल पूरा करने के लिए जो आप लाइन खींचोगे वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द एग्जिट की लाइन ही होने वाली है। ठीक है, तो U1 क्या है, सारी चीजें मैं लिखवाती हूं। U1 बेटा क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी एट, टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर, ऑफ इम्पेलर एट इनलेट। ठीक है, ये एक बात हो गई। दूसरी बात कर लेते हैं U2 की। ये क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। सब कुछ लिखवाया है, डिटेल में लिखवाया है। अगर अभी आप नहीं समझ पा रहे हो आपकी गलती है, आपने रिवीजन नहीं करा, मैं क्या करूं बताओ। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर, इम्पेलर एट एग्जिट, एट एग्जिट। ठीक है जी, इसी के साथ बेटा यहां पर अगर मैं बात करूं V1 की, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट द इनलेट है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट। ठीक है, एट इनलेट। और इसी के साथ V2 की बात करें तो ये आपका है एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट एग्जिट। ठीक है, बाकी VR आपको पता है, VR1 और VR2 क्या है, VR1 एंड VR2 रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड एग्जिट, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट एंड एग्जिट ऑफ द इम्पेलर, ऑफ द इम्पेलर। ठीक है, अब बात करते हैं कि वर्क डन कितना प्रोड्यूस हुआ। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रही हूं, ठीक है,
नहीं नहीं, यहां पर रेडियल ब्लेड की बात नहीं हो रही है, रेडियल इनलेट की बात हो रही है, रेडियल ब्लेड की बात नहीं हो रही है। ब्लेड तो बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड है, रेडियल ब्लेड नहीं है। ब्लेड रेडियल होगा तो 90 डिग्री एंगल आएगा। फिर से समझ पा रहे हो बात मेरी? आयान चक्रवर्ती, रेडियल ब्लेड अलग चीज हो गई, रेडियल इनलेट फ्लूइड फ्लोइंग रेडियली इन, ये अलग बात हो गई। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड है, फॉरवर्ड कर्व्ड ब्लेड है, रेडियल ब्लेड है। अगर ब्लेड रेडियल है तो 90 डिग्री एंगल बीटा 2, बीटा 1 इन पर या आउट पर, ठीक है। अगर बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड है तो एंगल 90 से कम, फॉरवर्ड 90 से ज्यादा। तो ये रेडियली इन है, फ्लूइड रेडियली इनलेट पर, फ्लूइड रेडियली अंदर जा रहा है इंपेलर की तरफ, इंपेलर से होता हुआ कह सकते हैं। आ रही बात समझ में? तो ये हमारा क्या आ गया, सारी वेलोसिटीज यहां पर मैंने उठा के लिख दी है। अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज ये समझिए, हमने टरबाइन के केस में निकाला था वर्क डन, ये सिंपल कह सकते हैं पावर। वहां पर रनर पावर बोल रहे थे, यहां पर क्या बोलेंगे, इंपेलर पावर बोलेंगे। इंपेलर पावर, इंपेलर पावर पर सेकेंड, ठीक है। फॉर्मूला क्या होगा बेटा, मास फ्लो रेट। देखो जैसे टरबाइन के लिए लिखा था V ω1 U1 माइनस V ω2 U2, बात समझ पा रहे हो? क्योंकि टरबाइन में क्या था, इनलेट पर जो मोमेंटम था और जो एग्जिट पर एंगुलर मोमेंटम था उसका डिफरेंस लिया था। पंप में क्या करेंगे, जो एग्जिट पर मोमेंटम होगा माइनस जो इनलेट पर मोमेंटम होगा, क्योंकि एग्जिट पर अगर आप वैल्यू देखोगे तो आपको ज्यादा मिलेगी, तो डिफरेंस में ज्यादा माइनस कम से हम लोग बेसिकली यहां पर करते हैं। तो याद रखना, अभी मैं वापस से सेम इक्वेशन नहीं बनाऊंगी टॉर्क की, डायरेक्ट आपको लिखवा दे रही हूं। ये हो जाएगा V ω2 U2 माइनस V ω1 U1। टरबाइन के केस में क्या होता है, V ω1 U1 माइनस V ω2 U2। पंप के केस में क्या होता है, V ω2 U2 माइनस V ω1 U1। भैया जी पंप रिवर्सी तो है टरबाइन का, रिवर्सी तो है टरबाइन का। अगर ये टरबाइन का रिवर्स है तो ये फॉर्मूला भी रिवर्स हो जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हो। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? सीसी बनाओ अगर यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो। ये मैंने क्या करा है, इंपेलर पावर, वहां पर क्या लिखा था, रनर पावर, वहां पर क्या लिखा था, रनर पावर, यहां पर क्या लिखा है, इंपेलर पावर, ठीक है। तो ये चीज आपको यहां पर समझनी पड़ेगी। अच्छा अगर मैकेनिकल वाले सिर्फ यहां बैठे होते तो मैं बहुत आसानी से समझा ले जाती। टरबाइन पावर दे रही थी, ठीक है ना, टरबाइन पावर दे रही थी तो पॉजिटिव था, पंप पावर लेगा तो निगेटिव आएगा। तो उससे भी आप समझ सकते हो V ω2 U2 माइनस V ω1 U1 यहां पर हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, आप इसको उससे रिलेट करा के रिवर्स कर दो, बस यहीं से आंसर आ जाएगा। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि V ω1 0 है तो ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। यहां पर मैं क्या करती हूं, G का मल्टीप्लाई और G का डिवाइड दे देती हूं, तो फायदा क्या होगा, m डॉट G W बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर आ जाएगा इंपेलर पावर, इंपेलर पावर पर सेकेंड, ध्यान से समझियो, ये हो जाएगा वेट डिवाइडेड बाय G, एक G का मल्टीप्लाई करा mgw बन गया, और यहां पर आपको मिल जाएगा V ω2 U2, ठीक है। ये कौन सी पावर है बेटा, ये वो पावर है जो इंपेलर ने हमको दिया है। इंपेलर के पास जो पावर थी ये वो पावर है। बात समझ आ रही है? देखो एक तो शाफ्ट पावर थी, ठीक है ना, एक तो बेटा आपके पास शाफ्ट पावर थी जो आपने इलेक्ट्रिसिटी देके शाफ्ट पावर पंप को दी थी, वो सबसे ज्यादा थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, वही शाफ्ट ने इंपेलर को रोटेट कराया और ये पावर डेवलप करी। तो ये कौन सी पावर है, इंपेलर पावर है। ये कौन सी पावर है, इंपेलर पावर है। अब यही इंपेलर पावर किसको मिलेगी, आगे फ्लूइड को मिलेगी, तो हमें हाइड्रोलिक पावर मिलेगी और वहीं से फिर आपकी फ्लूइड की डिलीवरी शुरू होगी, ठीक है। तो ये एक चीज आप यहां पर समझो। अच्छा एक चीज देखो, पंप कर क्या रहा है, एनर्जी का हेड बढ़ा रहा है। ये तो हमने लिखा है इंपेलर पावर, इंपेलर पावर लिखा है तो पर सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर इंपेलर वर्क पर सेकंड होगा, तो वर्क डन पर सेकंड क्या हो जाती है, पावर हो जाती है। इंपेलर पावर निकालिए, ठीक है। तो कुल मिला के पंप का काम क्या है, हेड को बढ़ाना, हेड को बढ़ाना। देखो एक तो इनलेट पर ऑलरेडी हेड था,
वो क्या था, सक्शन हेड था। इसके बाद डिलीवरी पाइप जो था वो डिलीवरी हेड था। मगर पंप ने क्या करा है, फ्लूइड को लेके हेड को बढ़ाया है। तो आप इस पावर को हेड के टर्म में भी लिख सकते हो। हेड की यूनिट क्या होती है बताइए? कोई भी हेड हो, चाहे प्रेशर हेड हो, काइनेटिक हेड हो, किसी भी एनर्जी का हेड अगर आप लिख रहे हो तो किस यूनिट में लिखोगे? किस यूनिट में हेड लिखोगे, सोच के बताओ। मीटर में। बहुत ही बढ़िया। अगर मैं ये वर्क डन, मतलब यहां पर मैं क्या लिखूं, ये वेट को इधर भेज दूं। देखो वर्क डन मैंने क्या लिखा, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट, अगर मैं वेट से डिवाइड करा दूं, ठीक है, ध्यान से समझिए, ये बात थोड़ी गहरी है। ये तो इंपेलर पावर है, वर्क डन पर सेकेंड है, मगर अगर मैं इसी वर्क डन पर सेकेंड को पर यूनिट वेट निकालूं तो ये W से डिवाइड करेंगे, W चला जाएगा, हमको मिलेगा क्या, हमको मिल जाएगा यहां पर V ओमेगा 2 U2 बाई G। जरा इसकी यूनिट देखना क्या आ रही है। V ओमेगा 2 वेलोसिटी है, मीटर प्रति सेकेंड। U2 क्या है, टेंजेंशियल वेलोसिटी है, मीटर प्रति सेकेंड। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 2 सेकेंड से सेकेंड चलेगा, 1 मीटर से मीटर चला गया, क्या बच रहा है, मीटर बच रहा है। इसका मतलब है जो इंपेलर है ना, उसने इतना हेड बढ़ा के दिया है। जो इंपेलर को हमने फ्लूइड दिया था, वाटर दिया था, उस इंपेलर ने फ्लूइड का इतना हेड बढ़ा दिया है। बात समझ आ रही है? उस फ्लूइड ने, उस इंपेलर ने इस फ्लूइड का इतना हेड बढ़ा दिया है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, दिस इज द हेड इम्पार्टेड बाय द इंपेलर, ये वो हेड है जो इंपेलर ने फ्लूइड का बढ़ाया है? क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, हाँ के ना? क्या मैं ऐसा लिख सकती हूं, दिस इज द हेड इम्पार्टेड बाय द इंपेलर, हेड इम्पार्टेड बाय द इंपेलर। जो इंपेलर ने फ्लूइड का हेड बढ़ाया है वो होगा V ओमेगा 2 U2 बाई G। याद रखना इस चीज को, ठीक है। सबसे पहले तो ये पावर का फॉर्मूला याद रखना है। कई बार आपसे पावर पूछ लेता है, कई बार पर यूनिट वेट पूछेगा पावर, तो वेट को 1 कर देना, G V ओमेगा 2 U2 की वैल्यू रख के आप वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये एक चीज आपको यहाँ पर बढ़िया तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो ये क्या है, फ्रांसिस का ही तो रिवर्स है, तो फॉर्मूला याद रखना, पाई D1 B1 VF1 इज इक्वल टू दी पाई D2 B2 VF2, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे जैसे कि फ्रांसिस में लगाते आ रहे थे। बस ये याद रखना, B1 क्या है, विड्थ है किसकी, इंपेलर की, विड्थ ऑफ इंपेलर एट इनलेट। ब्लेड्स की विड्थ चेंज होती रहती है ना। B2 क्या है, विड्थ ऑफ इंपेलर एट एग्जिट, ठीक है, एग्जिट पर इंपेलर की विड्थ। तो ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला भी आप यहां पर यूज कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पर बात करती हूं, हेड एंड एफिशिएंसीज, ठीक है। चलो सबसे पहले बेटा हेडिंग डाल दो, हेड एंड एफिशिएंसीज। डिफरेंट हेड एंड एफिशिएंसीज। ठीक है, अभी मेरी बात ध्यान से समझियो। वर्कडन का फॉर्मूला आप समझ गए, वर्कडन को हमने हेड के टर्म में निकाला, वो भी बात आप समझ गए। अब यहां पर देखो जरा, मान लो ये हमारा पंप है, ठीक है, ये क्या है बेटा, पंप है। इस पंप की जो सेंटर लाइन है वो ये है, दिस इज द सेंटर लाइन ऑफ द पंप, ठीक है। ये पंप जो है दो पाइप से जुड़ा होगा, एक आपका होगा सक्शन पाइप, ठीक है,
एक आपका क्या होगा, सक्शन पाइप, और एक आपका क्या होगा, डिलीवरी पाइप। ठीक है, तो चलो सक्शन पाइप को थोड़ा सा बना देते हैं। ये आपका हो गया सक्शन पाइप। ठीक है, ये रहा, इसको संप से कनेक्ट कर देते हैं। ये संप हो गया, संप का लेवल। ठीक है, ये हमारा हो गया सक्शन हेड HS। ठीक है, चलो ऐसे ही सेम अरेंजमेंट डिलीवरी पाइप का भी बना देते हैं। तो ये आपका हो गया डिलीवरी पाइप यहां पर। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्या हो गया, डिलीवरी पाइप हो गया। इसको कुछ इस तरीके से कर दो, इस तरीके से करके मान लो हमने पूरी लेंथ को यहां पर कंसिडर कर लिया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज दी HD। सुनो अब मेरी बात ध्यान से, ये आपका हो गया HD। ठीक है, संप पर जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट को हम लोग A पॉइंट मान लेते हैं। डिलीवरी जहां पर हम दे रहे हैं उस पॉइंट को हम B पॉइंट मान लेते हैं। पंप का जो इनलेट है उस पॉइंट को हम 1 मान लेते हैं, और पंप का जो एग्जिट है इस पॉइंट को हम 2 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने यहां पर कंसिडर कर ली। अब देखो जरा HS क्या है, आप मुझे बताओ HS क्या है, व्हाट इज HS? सब लोग आंसर करो। सोना नहीं है किसी को, सब मुझे पता है सब लंच करके आए सोने के मूड में, पर सोना नहीं है किसी को। कमेंट करते रहो। बताइए। सक्शन हेड। ठीक है, सक्शन हेड, सक्शन हेड। ठीक है, और अगर सिंपलेस्ट भाषा में इसको बोलें, द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पंप सेंटर लाइन and sump level is known as suction head। इसी को ही हम क्या बोलेंगे, सक्शन हेड बोलेंगे। इसी को ही हम क्या बोलेंगे बेटा, सक्शन हेड बोलेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं, HD क्या है बेटा, HD आप लोग सभी लोग बता सकते हो, ये क्या होगा मैम, डिलीवरी हेड होगा। दिस इज नोन एज द डिलीवरी हेड। तो ये क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं लिखूंगी द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन पंप सेंटर लाइन and delivery point is known as डिलीवरी हेड। इसी को हम क्या बोलेंगे, डिलीवरी हेड बोलने वाले, इज नोन एज डिलीवरी हेड। ठीक है, अब अगर मैं यहां पर सक्शन हेड और डिलीवरी हेड दोनों को जोड़ दूं तो मुझे कैपिटल HS मिलता है। इसको क्या बोलते हैं बताइए, बताया था मैंने, इसको क्या बोलते हैं, फटाफट आंसर करो कमेंट सेक्शन में। ये कैपिटल HS क्या है, कैपिटल HS क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए, स्टैटिक हेड। बहुत ही बढ़िया, ये क्या कहलाएगा हमारा, दिस इज नोन एज दी स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड। ठीक है, तो देखो ये जो सारे हेड है ना,
ये हेड तो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, ये हेड आपने सक्शन हेड बना दिया है या आपने डिलीवरी हेड बना दिया है। इम्पेलर भी तो एक हेड डेवलप करके आपको दे रहा है, ठीक है ना। जैसे कि आपने यहाँ पर लिखा था हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर, इसको ऐसे भी लिख सकते हो हेड डेवलप्ड बाय द इम्पेलर v ओमेगा टू u2 बाई g, ये भी तो एक हेड बना के दे रहा है। पंप भी तो क्या कर रहा है, एक हेड आपको क्रिएट करके दे रहा है, एनर्जी बढ़ा के दे रहा है फ्लूइड की, तो उस हेड को हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है ना। बात समझ आ रही है, उस हेड को क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक हेड। ध्यान से समझियो, यहां पर मैं लिख रही हूं मैनोमेट्रिक हेड, बस ये मैनोमेट्रिक हेड आपको समझना है, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। ये मैनोमेट्रिक हेड क्या होगा और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमेशा ध्यान रखो, जैसे कि सक्शन हेड को HS से करा है, स्टैटिक हेड को कैपिटल HS से करा है, ठीक है ना। इसी तरीके से मैनोमेट्रिक हेड को HM से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। HM हो गया मैनोमेट्रिक हेड। तो ये क्या होगा, इट इज अ नेट हेड developed by the impeller, developed by the impeller, ठीक है। अब ये नेट हेड कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझियो, ठीक है। कैसे निकालेंगे, अगर आप पंप के इनलेट पर ऑब्जर्व करो कि टोटल एनर्जी पंप के इनलेट पर है कितनी है, हेड के टर्म में। देखो एक चीज समझो, ये जो हेड है ये एनर्जी का ही तो हेड है, चाहे प्रेशर एनर्जी हेड हो चाहे काइनेटिक एनर्जी हेड हो। तो हम ये देख लें कि पंप में जब फ्लूइड इन हुआ तब उसका टोटल कितना हेड था, और पंप से जब फ्लूइड बाहर निकला तब उसके पास टोटल उसका हेड कितना था। दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, बढ़ा हुआ हेड। दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, बढ़ा हुआ हेड। अगर हमें ये जानना है कि पंप ने कितने एनर्जी के हेड को बढ़ाया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमने कितना हेड पंप को दिया, पंप ने हमको कितना हेड माइनस वापस करा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा, वो बढ़ा हुआ हेड होगा जो पंप ने डेवलप करके दिया है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम यहां पर सबसे पहले निकालते हैं टोटल हेड एट द इनलेट, टोटल हेड एट इनलेट, जिसको हमने 1 बोला, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैम ये हो जाएगा P1 अपॉन रो जी प्लस फिर हो जाएगा V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस क्या Z1 होगा, लिख लेते हैं और मान लेते हैं कि जो हमारी सेंटर लाइन है, ये जो हमारी सेंटर लाइन है इस टाइम पर यही हमारी रेफरेंस लाइन भी है। ये जो बेटा सेंटर लाइन है, ये जो CL है यही हमारी RL भी है, रेफरेंस लाइन भी यही है। तो आप देख सकते हो Z1 कुल मिला के 0 ही होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि 0.1 रेफरेंस लाइन के ऊपर ही एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो वैल्यू आपने लिखी है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सक्शन प्रेशर डिवाइडेड बाय रो जी प्लस, ठीक है, वेलोसिटी एट सक्शन साइड डिवाइड बाय 2G, और Z को आप क्या कर सकते हो, 0 मान सकते हो, क्योंकि वो तो सक्शन साइड ही तो है, वन साइड सक्शन साइड ही तो है आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से टोटल हेड एट द एग्जिट की बात कर लेते हैं, टोटल हेड एट एग्जिट 2, ठीक है, एग्जिट ये 2 एग्जिट है। तो यहां पर बेटा आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा P2 बाई रो जी प्लस कितना मिलेगा, काइनेटिक हेड V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2। अब आप 0.2 को देखोगे तो वो भी रेफरेंस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, वो भी रेफरेंस लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, तो Z2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी 0 हो जाएगी। तो P2 को हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर एट द डिलीवरी साइड PD बाई रो जी लिख देते हैं बेटा, ठीक है, प्लस कर देते हैं डिलीवरी साइड की वेलोसिटी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2G हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पर मैनोमेट्रिक हेड को निकालना है कि इंपेलर ने कितना हेड डेवलप करा, तो मुझे क्या करना चाहिए, अभी मेरे पास इनलेट पर हेड मिल गया है, उसके बाद मेरे पास एग्जिट पर हेड मिल गया है, क्या मुझे दोनों को माइनस कर देना चाहिए। आप मुझे ये बताओ, इनलेट पर हेड ज्यादा होगा या एग्जिट पर हेड ज्यादा होगा, सोच के बताओ, इनलेट पर हेड ज्यादा होगा या फिर एग्जिट पर हेड ज्यादा होगा। आप बोलोगे कि मैम एग्जिट पर, क्यों,
क्यों एग्जिट पर हेड ज्यादा होगा? क्योंकि फ्लूइड को हम लगातार एनर्जी दे रहे हैं, उसका हेड बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा? एग्जिट पर हेड ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर अगर मुझे मैनोमेट्रिक हेड निकालना हो, बेटा ध्यान से समझियो, यहां पर अगर मुझे मैनोमेट्रिक हेड निकालना हो, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है, HM निकालना हो, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे डिलीवरी पर जो हेड मिला है वो कितना है? PD बाई ρg प्लस VD स्क्वायर बाई 2g, इसको माइनस कर देना चाहिए, इसको बेटा माइनस कर देना चाहिए। सक्शन साइड पर जो हेड था वो था PS बाई ρg प्लस VS स्क्वायर बाय 2g, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ये कंसिडर कर लूँ कि सक्शन साइड पर वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली सेम है डिलीवरी साइड पर, क्योंकि सक्शन साइड पर एरिया अप्रोक्सीमेटली सेम है डिलीवरी साइड पर एरिया के, तो यहाँ पर डिलीवरी साइड के एरिया पे, तो यहाँ पर आपको मैनोमेट्रिक हेड का एक बेहतरीन सा फॉर्मूला देखने को मिलेगा, वो हो जाएगा PD बाई ρg माइनस PS बाई ρg। और हम यही देखना भी चाहते थे, हम प्रेशर का ही हेड चेक करना चाहते थे कि भैया प्रेशर को हम कितना बढ़ा पाए हैं। तो देखो बेटा, डिलीवरी पर जो प्रेशर का हेड मिला है वो ये है, सक्शन पर जो प्रेशर का हेड था वो ये था, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्या दे देगा? मैनोमेट्रिक हेड दे देगा, ठीक है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्या दे देगा? मैनोमेट्रिक हेड दे देगा। ये जो मैनोमेट्रिक हेड आपको ये दे रहा है, क्या एक्चुअली में इतना मैनोमेट्रिक हेड हमें मिल पाएगा? बताइए। अगर सोचोगे नहीं ना, अगर ये बोरिंग लग रहा है आपको, तो मुझे भी तो बोरिंग लग रहा है ना, मैं पढ़ा रही हूँ कि नहीं, तो आपको भी पढ़ना पड़ेगा। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो इस तरह के थोड़े से बोरिंग होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, क्या करा जाए? पढ़ेंगे भाई, पढ़ेंगे भाई, क्या करा जाए? बताओ बेटा, क्या इतना मैनोमेट्रिक हेड मिलेगा? नहीं मिलेगा। मैम क्यों नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर आपने बेटा जो इक्वेशन लगाई है एनर्जी कंजर्वेशन की, उसमें आपने पाइप में होने वाले लॉसेस कंसिडर नहीं करें, आइडियल इक्वेशन लगाई है। आइडियल इक्वेशन लगाओगे तो ऐसे मिलेगी वैल्यू, ठीक है ना। आइडियल इक्वेशन लगाओगे तो इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिलने वाली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, पूरा कंसिडर करते हैं। देखो यहां पर A पॉइंट है, ठीक है, और यहां पर B पॉइंट है, यहां से लेकर यहां तक पूरा कंसिडर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या मैनोमेट्रिक हेड देखने को मिलता है, ठीक है। सक्शन का जो संप का लेवल है वहां से लेकर जहां तक डिलीवरी आप कर रहे हो, रेफरेंस लाइन को यही रखते हैं और देखते हैं कि हमें मैनोमेट्रिक हेड क्या मिलने वाला है, ठीक है ना। तो देखो टोटल हेड एट संप ए, ठीक है, कितना होगा बेटा? PA अपॉन ρg प्लस VA स्क्वायर अपॉन 2g, ठीक है। अब बाकी का टर्म देखो, Z1 लेना है, रेफरेंस लाइन ये है, पॉइंट ये है, रेफरेंस लाइन के नीचे है, तो HS पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? जल्दी से बताओ, HS पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? सोच के बताओ, HS पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव लूं? ये रेफरेंस लाइन है, पॉइंट यहां पर है, PA बाई ρg ले लिया है, V स्क्वायर बाई 2g ले लिया है। अब पोटेंशियल हेड लेना है तो ये HS नीचे है, HS नीचे है, तो पॉजिटिव लूं कि नेगेटिव? बहुत ही बढ़िया है। चलो कम से कम इतना तो तुम लोगों को याद है कि रेफरेंस लाइन के नीचे पॉइंट होता है तो नेगेटिव लिया जाता है। तो ये सक्शन साइड का हेड हो गया, ठीक है ना, ये सक्शन साइड का हेड हो गया, उसे हमने रख लिया। टोटल हेड एट डिलीवरी पॉइंट बी, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो ये मिलेगा PB बाई ρg प्लस VB स्क्वायर बाई 2g प्लस, अब देखो जरा ध्यान से, यहां पर मिलेगा डिलीवरी हेड प्लस का,
क्यों? क्योंकि डिलीवरी पॉइंट पर जब आप बर्नौली लगाते हो तो ये जो रेफरेंस लाइन है इससे HD ऊपर पॉइंट है, तो यहां पर ये ले लिया, ठीक है। फिर इस साइड पर आपको लॉसेस जोड़ने पड़ेंगे। यहां पर जो भी हेड मिला होगा उससे सक्शन पाइप में होने वाला लॉस, सक्शन पाइप में होने वाला फ्रिक्शनल लॉस प्लस डिलीवरी पाइप में होने वाला फ्रिक्शनल लॉस आपको ऐड करना पड़ेगा। तो ये आपको टोटल हेड मिल गया पॉइंट बी पर, ठीक है। अब यहां से अगर हम देखें तो मैनोमेट्रिक हेड हमारा कितना होगा? मैनोमेट्रिक हेड HM, फाइनल वैल्यू कितनी मिल रही है? PB बाई रो जी प्लस VB स्क्वायर बाई 2G प्लस HD प्लस लॉस इन द डिलीवरी पाइप प्लस लॉस इन द सक्शन पाइप। ये आपका हो गया एग्जिट पर आने वाली टोटल एनर्जी, ठीक है। इनलेट पर कितनी है? PA बाई रो जी माइनस का VA स्क्वायर बाई 2G और माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस बाहर रखते हैं और लिख देते हैं PA बाई रो जी प्लस VA स्क्वायर बाई 2G माइनस का HS। अब आप बेटा एक चीज ये चेक करके बताओ मुझे कि ये जो संप का लेवल है, ध्यान से देखना, ये जो डिलीवरी पॉइंट है जहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है, यहां पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कि नहीं है? ये जो संप का लेवल है, अगर यहां पर एक पॉइंट ले ले, यहां पर इनके बीच में कंटिन्यूअस मास ऑफ सेम स्टैटिक फ्लूइड है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। और क्या संप का लेवल कम ज्यादा होने वाला है? कभी नहीं होगा। संप तो अपार फ्लूइड की एनर्जी से भरा हुआ है, फ्लूइड ही फ्लूइड है, वहां से कितना भी फ्लूइड निकाल लो लेवल नीचे नहीं जाता है, हम कांस्टेंट हेड मान के चलते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट आपको हमेशा यहीं पर ही दिखेगा। तो VA कितना होगा? VA की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सोचो, VA की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी? वेरी गुड, PA और PB को जीरो कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर इक्वेशन आप देखोगे PB बाई रो जी माइनस PA बाई रो जी दोनों ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैं, कट जाएंगे, काट दो, ठीक है। इसी के साथ अगर VA की बात करें ना, VA जीरो होगा क्योंकि वो संप के लेवल पर आपने पॉइंट ले रखा है, वहां पर फ्लूइड लेवल मेंटेन रखेगा, फ्लूइड नीचे आएगा ही नहीं, तो उस पॉइंट पर कोई वेलोसिटी आपको नहीं मिलेगी, ये जीरो कंसिडर कर लो। तो यहां से मैनोमेट्रिक हेड का बेटा एक और फॉर्मूला आ गया, ठीक है। कितना आ गया? अब मैं दिखाती हूं, सक्शन साइड की हेड, डिलीवरी साइड की हेड प्लस सक्शन पाइप में होने वाला लॉस प्लस डिलीवरी पाइप में होने वाला लॉस, HD लिख दिया, HLD लिख दिया, HLS लिख दिया, प्लस का HS लिख दिया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस ये क्या मिल रहा है? वेलोसिटी B पर है ना, मतलब डिलीवरी के टाइम पर जो वेलोसिटी होगी वो लेना है। तो यहां पर मैंने क्या कर दिया है बेटा? VB को वेलोसिटी एट द डिलीवरी पॉइंट कंसिडर कर लिया है। ये आ गया आपका मैनोमेट्रिक हेड, ये मिलेगा, ये मैनोमेट्रिक हेड मिलेगा। सवाल कैसे पूछा जाएगा? डायरेक्ट छोटी छोटी वैल्यू दे देगा। सक्शन साइड का जो हेड है वो 3 है, फिर ये 2 है, लॉसेस 0.65 हुआ, ये डिलीवरी पाइप में लॉसेस 0.76 हुआ, वेलोसिटी डिलीवरी पाइप की इतनी है, बताओ मैनोमेट्रिक हेड कितना होगा? आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसी के साथ एक और HM का फॉर्मूला जो आपने लिखा है ना, HM इज इक्वल टू दी VW2U2 बाई G, इसमें से भी आपको क्या करने पड़ेंगे? मैकेनिकल लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा, तब आपको जाके एक्चुअल मैनोमेट्रिक हेड देखने को मिलने वाला है। जितना भी इंपेलर ने हेड को डेवलप करा है ना, वो जब आप डिलीवरी पाइप में भेजोगे तो जो भी मैकेनिकल लॉसेस होंगे वो आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो उसको भी मैंने ठीक करके यहां पर मैनोमेट्रिक हेड में लिख दिया है। तो 3 फॉर्मूलाज मैनोमेट्रिक हेड के हैं, एक तो प्रेशर डिफरेंस के टर्म में है, दूसरा हेड और पाइप में होने वाले लॉसेस के टर्म में है, और तीसरा वेलोसिटी के टर्म में है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि 3 अलग अलग तरीके से मैनोमेट्रिक हेड से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई बात समझ में? अब मुझे बताओ कितने लोगों को बढ़िया तरीके से मैनोमेट्रिक हेड समझ आया? ठीक है, फिर आगे चलेंगे। बताइए भैया जी, मजा गया?
मजा आ गया, बोलो आ गया। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बेटा जो आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं अगर यहाँ पर परफॉर्मेंस पैरामीटर की बात करूं, ठीक है, चलो देखो परफॉर्मेंस पैरामीटर, ये भी दिखाती हूँ। परफॉर्मेंस पैरामीटर, ठीक है। सबसे पहले बेटा एक एक करके सारे पावर्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शाफ्ट पावर। ठीक है, तो शाफ्ट पावर तो उसको देनी पड़ेगी, है कि नहीं? शाफ्ट पावर तो उसको देनी पड़ेगी। तो मान लेते हैं जो शाफ्ट पावर है वो कुछ P गिवन है। ठीक है, ये पावर लेके पंप चला था, ये पावर लेके पंप चला था। अब शाफ्ट रोटेट हुई, कुछ मैकेनिकल लॉसेस हो गए और बाकी पावर किसको मिल गई बताइए मुझे। चलो 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 80% तक आया, वो भी बहुत है बेटा। देखो ये क्लासेस बताएं रोज होनी चाहिए थी, 10 दिन तक लगातार 3 घंटे क्लास होती, मैं आपको 10 दिन में मास्टर बना देती। मगर ये जो 1 हफ्ते का गैप है ना, ये आप लोगों को एकदम बर्बाद करे दे रहा है, इस सब्जेक्ट में बर्बाद करे दे। मुझे दिख रहा है, मैं फील कर लेती हूँ। जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आपकी एनर्जी और आपका लेवल था ना, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। मैं वही हूँ जो आपको फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ाने आया था, मेरी टीचिंग स्किल्स वही है, समझाने का तरीका वही है, कंटेंट उसी लेवल का है, मगर मज़ा पता है क्यों मिक्स है? बिकॉज 1 वीक का गैप है। इम्पेलर को मिलेगा, बहुत ही बढ़िया, इम्पेलर को, वाटर को नहीं, इम्पेलर को मिलेगी ये पावर, क्योंकि शाफ्ट इम्पेलर को रोटेट करेगा। ठीक है, तो दूसरा आपका क्या आएगा? इम्पेलर पावर, इम्पेलर पावर। ठीक है, तो यहां पर इम्पेलर पावर हम ऑलरेडी बेटा निकाल चुके हैं। कितना निकाला है? इम्पेलर पावर कितनी होगी बेटा? V ऐसे लिख दो, m डॉट VW2 U2 और W बाई G VW2 U2। ठीक है जी, तो ये 2 फॉर्मूलाज इम्पेलर पावर के, एक तो मास फ्लो रेट के टर्म में आपने लिख लिया और एक वेट के टर्म में आपने लिख लिया। बच्चा लिख रहा हम भी वही तो समझ क्यों नहीं आ रहा है? छोटी छोटी चीजें लिखवा रहे हैं, सब थ्योरेटिकल है। देखो पिछली पीपीटी चेक करो, सब लाइन से थ्योरी लिखी हुई है। इम्पेलर पावर आ गया। अब ये इम्पेलर पावर किसके पास पहुंचेगी बताइए जल्दी से, ये इम्पेलर पावर किसके पास पहुंचेगी? सोच के बताओ। ये इम्पेलर ने HM मैनोमेट्रिक हेड डेवलप कर दिया। अगर पर यूनिट वेट आप इस इम्पेलर पावर को देखोगे तो VW2 U2 बाई G क्या है? HM है, मैनोमेट्रिक हेड है। तो अब यहां पर बेटा जब आप हाइड्रोलिक पावर लिखोगे, जब आप हाइड्रोलिक पावर या की कह सकते हैं वाटर पावर, जब आप इसको लिखोगे वाटर पावर बेसिकली यहां पर आप लिखोगे तो ये पावर हो जाएगी, देखो जरा, हाइड्रोलिक पावर ये हो जाएगा m डॉट जी, h की जगह ले लेंगे HM। ठीक है, या फिर कर सकते हैं रो क्यू, m डॉट की जगह रख दिया रो क्यू जी, नेट हेड की जगह क्या आएगा? मैनोमेट्रिक हेड आएगा। ये आ गई आपकी हाइड्रोलिक पावर। ठीक है, सीक्वेंस बताओ, जैसे वहां पर सीक्वेंस, यहां पर सीक्वेंस क्या होगा? देखो बेटा यहाँ पर एक सिंपल सा सीक्वेंस दे रही हूँ आपको। सबसे पहले आएगी शाफ्ट पावर, सबसे ज़्यादा होगी, फिर लॉसेज होते होते इम्पेलर पावर, इम्पेलर को पहुँच जाएगी, फिर इम्पेलर से जब वाटर को आएगी और लॉसेज हो चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी हाइड्रोलिक पावर। तो एकदम उल्टा सीक्वेंस सेंट्रीफ्यूगल पंप में आपको फील होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं यहाँ पर एफिशिएंसी की बात कर लूँ, ठीक है ना, जैसे ये बात करी है, इसी तरीके से सबसे पहले चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले कौन सी एफिशिएंसी की बात करनी चाहिए? वहां पर तो सबसे पहले हाइड्रोलिक एफिशिएंसी की बात करी थी कि नहीं करी थी?
यहां पर किसकी करनी चाहिए, सोच के बताओ। कौन सी एफिशिएंसी सबसे पहले मैं डिस्कस करूं अकॉर्डिंग टू यू? बताओ सबसे पहले मैं कौन सी एफिशिएंसी यहां पर डिस्कस करूं? वहां से पानी से शुरुआत हुई थी, शाफ्ट तक पहुंचे थे, हाइड्रोलिक डिस्कस करा, ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर कौन सी एफिशिएंसी डिस्कस करी, मैकेनिकल वाली, फिर आगे बढ़े, ओवरऑल डिस्कस करी। यहाँ उल्टा चलेंगे, यहाँ सबसे पहले डिस्कस होगी मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल क्या होगी एफिशिएंसी, दिमाग लगाओ, आप मुझे बताओ किन दो पावर का रेशियो होगा मैकेनिकल एफिशिएंसी? किन दो पावर का रेशियो होगा मैकेनिकल एफिशिएंसी? आंसर में आप बताइए, मैं नहीं बताने वाली, आप खुद सोचो कि मैकेनिकल एफिशिएंसी किन दो पावर का होगा। आउटपुट सोचो, इनपुट सोचो, आउटपुट सोचो, इनपुट सोचो। आउटपुट था इंपेलर पावर, इनपुट था शाफ्ट पावर, ठीक है, तो क्या होगा, इंपेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर। डाइजेस्ट कर लो, डाइजेस्ट कर लो, फटाफट डाइजेस्ट कर लो भाई, ठीक है ना। इंपेलर पावर, शाफ्ट पावर लिखी हुई है, इंपेलर पावर निकाल सकते हो, शाफ्ट पावर हमेशा आपको क्वेश्चन में ही दे देता है, ये आ गई, ठीक है। अब दूसरी एफिशिएंसी डिस्कस कर लेते हैं। दूसरी एफिशिएंसी कौन सी होगी बेटा? अब मैं यहां पर आपसे डिस्कस करूंगी हाइड्रोलिक पावर को। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, नॉट पावर। अब इसका बताइए मुझे, आपके हिसाब से ये किन दो पावर का रेशियो होना चाहिए? सोच के बताओ बेटा, आपके हिसाब से ये किन दो पावर का रेशियो होना चाहिए? बहुत ही बढ़िया। आउटपुट में मिली हाइड्रोलिक पावर, इनपुट में हमने उसको क्या दिया था, इंपेलर पावर। जब फ्लूइड इंपेलर के अंदर आया तो उसको इनपुट में तो इंपेलर पावर मिली, जिस पावर से इंपेलर रोटेट कर रहा था उसी पावर से उसने फ्लूइड को रोटेट कराया। मगर जब फ्लूइड बाहर निकला तो हाइड्रोलिक पावर लेके बाहर निकला, उसकी पावर क्या थी, यहां पर बढ़ चुकी थी, ठीक है ना। मतलब उसकी जो हेड था वो बढ़ चुका था, पावर कंज्यूम करके उसने हेड को बढ़ाया था। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, जो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी होगी वो आपका हो जाएगा हाइड्रोलिक पावर अपॉन इंपेलर पावर। ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं ओवरऑल एफिशिएंसी। इसको बता दो जरा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ओवरऑल एफिशिएंसी, सोचो और जवाब दो, मैं वेट करती हूं आपके जवाब का। ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? बताओ बेटा, ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होगी? हाइड्रोलिक पावर आउटपुट था, शाफ्ट पावर इनपुट था, बेहतरीन। ओवरऑल एफिशिएंसी आपकी हो जाएगी हाइड्रोलिक पावर आउटपुट और शाफ्ट पावर इनपुट, ठीक है। अगर मैं यहां पर रख भी दी ना, हाइड्रोलिक पावर का फॉर्मूला हमने क्या बनाया है, देखो बेटा, हाइड्रोलिक पावर क्या है, रो क्यू जी इंटू एच एम। तो हम यहां पर पुट करके रख भी सकते हैं और शाफ्ट पावर की जगह क्या रख देंगे, पी रख देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा देखो, हम क्या करते हैं इसमें, हाइड्रोलिक पावर ऐसे ही रखते हैं, इंपेलर पावर से डिवाइड कर देते हैं, इंपेलर पावर से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं शाफ्ट पावर, ठीक है। तो क्या कोई फॉर्मूला बन रहा है, हाइड्रोलिक पावर अपॉन इंपेलर पावर, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी, इंपेलर पावर अपॉन शाफ्ट पावर, मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। तो सबसे पहले तो इसे डब्बे में बंद कर लो, उसके बाद हमको एक और फार्मूला मिल गया ओवरऑल एफिशिएंसी का, जो होता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मैकेनिकल एफिशिएंसी का
प्रोडक्ट, तो ये आ जाएगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला बना सकते हो ओवरऑल एफिशिएंसी का, वैल्यू पुट कर दो, ओवरऑल एफिशिएंसी हो जाएगी रो क्यू जी इंटू एच एम डिवाइडेड बाय शाफ्ट पावर। शाफ्ट पावर को P मान लिया है तो यहां पर सिर्फ P। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्मूला आप ओवरऑल एफिशिएंसी का आसानी से यूज कर सकते हो। मेंस का भी करा दो, कर पे ही पहले प्री कर लो, प्री में ही तुम लोगों को एकदम जो है हालत खराब है। ठीक है, समझ गए। इसके बाद स्पीड रेशियो, फ्लो रेशियो, ये सब के सब क्या होगा, वैसे ही रहेगा। स्पीड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, के यू इज इक्वल टू दी इम्पेलर वेलोसिटी अंडर रूट 2g। जो h होगा ना बस वो चेंज हो जाएगा, h की जगह हम क्या रख देंगे, मैनोमेट्रिक हेड। नेट हेड की जगह क्या आ जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड आ जाएगा। अगर मैं फ्लो रेशियो को मैंने किससे रिप्रेजेंट करा था बताओ जरा, याद है आप लोगों को फ्लो रेशियो का क्या सिंबल यूज करा था? इसलिए शांति है, सही बात। आपको शांति से प्यार तभी हो जाता है जब आपको यहां चीजें समझ नहीं आती हैं। किससे रिप्रेजेंट करा था, फाई से रिप्रेजेंट करा था, साइन से रिप्रेजेंट करा था, बता दो भाई। अरे वो तो स्पीड रेशियो था, साई से रिप्रेजेंट करा होगा ऐसे। ठीक है, तो ये था फ्लो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2g इंटू एच एम। ठीक है, एक और एफिशिएंसी होती है बेटा जो पंप में आपको पढ़नी पड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। कौन सी एफिशिएंसी होती है, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ध्यान से सुनो, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है जी, मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का ही पूरा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है। ठीक है, तो वो आपको करना है हमारे साथ। मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, एक तो आइडियल मैनोमेट्रिक हेड हमने निकाला, और एक वो हेड था जो इम्पार्टेड हमें मिल रहा था, जो एक्चुअल हमको यहाँ वहां पर देखने को मिल रहा था। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, डिफरेंस। मतलब देखो, अगर जो हमें आइडियल मिल रहा है वही इंपेलर अभी हमको दे देगा तो एफिशिएंसी मैनोमेट्रिक वाली कितनी हो जाएगी, सोच के बताइए। जो हमें कैलकुलेशन से मिला, हमने एनर्जी इक्वेशन लगाई और उससे एक एचएम निकाला। ठीक है, और फिर हमने इंपेलर ने कितना हमको दिया वो भी निकाला था। अगर दोनों बराबर हो जाएं, मतलब कोई लॉसेस नहीं हो रहा है, तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, सोचो। 100% हो जाएगी, बट 100% तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ ना कुछ लॉसेस तो होंगे बेटा। ठीक है ना, तो हमेशा ध्यान रखना हेड इम्पार्टेड बाय द इंपेलर, जो कि हमारा क्या था, VW2U2 बाय G। सिर्फ इतना ले रहे हैं हम, इतना मान रहे थे हमें मिल रहा है, मगर हमें मिला कितना, HM। इसमें से जब लॉस को माइनस करा तभी तो HM मिला, तो ये हमारा कहलाता है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। GHM डिवाइडेड बाय VW2U2। लॉसेस नहीं होंगे तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी पिक्चर में नहीं आएगी। HM क्या है, एक्चुअल वाला मैनोमेट्रिक हेड, और ये क्या था, इम्पार्टेड बाय द इंपेलर। इसमें से जब आपने लॉस को माइनस करा था तब HM मिला था, तो HM डिवाइडेड बाय आइडियल, HM डिवाइडेड बाय आइडियल। फिर से दिखा देती हूं, इसमें से जब आपने लॉस को माइनस करा था तब एक्चुअल वाला मिला था। इसका मतलब ये आइडियल है, ये एक्चुअल है, तो एक्चुअल बटे आइडियल जो होगा वो आपको क्या दे देगा, वो आपको मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी दे देगा, मैनोमेट्रिक हेड एफिशिएंसी दे देगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक परफॉर्मेंस पैरामीटर थे सेंट्रीफ्यूगल पंप के, जो कि आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? एक सवाल करा दूं थोड़ा सा कन्वेंशनल टाइप का, तो थोड़ा चीजें समझ आ जाएंगी। ठीक है, सवाल लिख रही हूं मैं, और फिर देखना आप सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं सॉल्व कर पा रहे। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द इंपेलर, एग्जाम्पल लिखो फटाफट कॉपी पे। एक कन्वेंशनल क्वेश्चन कर लो, फिर प्री के तो मैं
पूरा खत्म करा के ही कराऊंगी, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है ये। क्यों नहीं खत्म हुआ मैम? ठीक है, अभी प्राइमिंग वगैरह नहीं पढ़ाई है ना। प्राइमिंग का नाम सुना है? साई बता दें, फ्लो रेशियो। 2 रेशियो पढ़ाए थे बेटा, एक था आपका स्पीड रेशियो, एक स्पीड रेशियो था, एक फ्लो रेशियो था। देखो यही होता है जब आप रिवीजन नहीं करते हो, तो यही होता है कि हम सब भूल जाते हैं कि हमने क्या पढ़ा था, हमारा नाम क्या है, हम कहाँ रहते हैं, ठीक है। एकदम गजनी बन जाते हैं बच्चे। अभी प्राइमिंग वगैरह नहीं पढ़ाई है, इसलिए बोल रही हूँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर, ये कन्वेंशनल क्वेश्चन करो बेटा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायामीटर, ठीक है, ऑफ इम्पेलर ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीपी लिख दे रहे हैं, बुरा नहीं मानना और ना ही कोई पूछना कि ये सीपी क्या है, ठीक है। पहले ही बता दिया है, 200 mm एंड 400 mm, ठीक है, 400 mm ये डेटा दिया हुआ है। द पंप इज रनिंग एट 1200 RPM, द पंप इज रनिंग एट 1200 RPM, ठीक है जी। द वेन एंगल ऑफ इम्पेलर एट इनलेट एंड आउटलेट, द वेन एंगल ऑफ इम्पेलर एट इनलेट एंड एग्जिट इज 20 डिग्री एंड 30 डिग्री, ये दिया हुआ है, ठीक है। द वाटर एंटर द इम्पेलर रेडियली, द वाटर एंटर द इम्पेलर रेडियली, ये सब वही कहानी बता रहा है जो पिछले 2-3 घंटे से हम लोग रट रहे हैं, ठीक है। फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। वर्क डन ऑफ इम्पेलर पर यूनिट वेट बताना है कितना होगा। चालू हो जाओ, 2-3 मिनट लो, सोचो, ठीक है, फिर तो मैं बता ही दूंगी, है कि नहीं। डाउट सेक्शन में पूछूंगी, डाउट सेक्शन कहाँ है बेटा? जब आप क्लास ले रहे हो ना, इधर डॉट बन के आता है, उस पर क्लिक करोगे तो आस्क डाउट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से जाके डाउट पूछ लेना, जो भी आपको पूछना है, मैं आपको रिप्लाई भी दे दूंगी, ठीक है। बताइए, नाम तो सुना होगा, नहीं सुना है भाई। प्राइमिंग बहुत ही कम बच्चे जानते हैं, करते सब हैं अपने घरों में, मगर जानता कोई नहीं। दो 5 मिनट सोचो, फिर मैं बता दूंगी। चलो बताओ, स्पीड रेशियो में ब्लेड वेलोसिटी इनलेट का लेते हैं कि एग्जिट का? देखो, स्पीड रेशियो एट द इनलेट बोल रहा है तो U1 ले लेना, स्पीड रेशियो एट द एग्जिट बोला गया है तो U2 ले लेना, कोनो दिक्कत है ही नहीं। वैसे जनरली स्पीड रेशियो का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर पेल्टन के साथ डील करते हैं, तो U1 U2 सेम होते हैं। अगर सेंट्रीफ्यूगल के साथ खेलेगा तो आपको बताएगा कि U1 चाहिए कि U2 चाहिए,
ठीक है, उसी हिसाब से ले लेना, क्योंकि यहाँ पर U1 U2 अलग होते हैं, दोनों ही पॉइंट पर स्पीड रेशियो अलग अलग आने वाले हैं। बताओ। अच्छा एक चीज देखो, सबसे पहले ये चेक करो निकालना क्या, वर्क डन पर यूनिट वेट। ठीक है भाई, चलो चले मितुआ आ जाओ इधर। वर्क डन पर सेकेंड W/G VW/U2, वर्क डन पर यूनिट वेट, मतलब हेड ही पूछ रहा है, वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट VW/U2/G। इसका मतलब है VW/U2 निकाल लिया तब तो वर्क डन आसानी से निकल आएगा। ठीक है, चलो चलें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने। ठीक है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है, मेंस के एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेलोसिटी ट्रायंगल को तो मैं कोशिश करती हूँ कि यहीं से कॉपी मार दूँ, क्योंकि देखो हो तो मैं भी मतलब थोड़ी इंजीनियर टाइप है कि नहीं, कहीं से कुछ सिलेक्ट हो पाएगा, नहीं सिलेक्ट हो पाएगा। स्क्रीनशॉट तो ले ही सकते हैं। वाह क्या बात है, क्या बात है। अब इसको कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे? कुछ ज़्यादा ही हो गया, छोड़ो जाने दो। अरे हम तो मजाक कर रहे थे, बंद कर दो। कुछ ज़्यादा ही अकल चल गई बेटा। हटा देते हैं, अनफॉर्चुनेटली ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसे कभी कभी लाइव बेइज्जती हो जाती है, ठीक है कोई बात नहीं। ठीक है, बना देते हैं कुछ इस तरीके से बेटा। हम लोगों ने वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करा था। ठीक है, कभी कभी बेटा ऐसे लाइव बेइज्जती भी हो जाती है फैकल्टियों की, उसमें कुछ करा नहीं जा सकता। देख लो ज़रा, α1 90 डिग्री, β1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये ब्लेड मान लो ऐसे जा रहा है तो ये U1 मिलेगा, ये आपको V1 मिलेगा और यहाँ पर आपको मिल जाएगा VR1। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये आपको मिलेगा VR2, यहाँ पर मिल जाएगा V2, ये आपको कितना मिल जाएगा U2, यहाँ पर आपको मिल जाएगा VW2 जो कि हम निकालना चाहते हैं VW2। ये एंगल कितना होगा β2 और ये एंगल कितना होगा α2। ठीक है, इतना तो हमने ऑलरेडी सीख के रखा है, ये वही है। ठीक है, ये वही है वेलोसिटी डायग्राम जो हम पढ़ चुके हैं, वही बनाया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं हंसेगा कोई, ठीक है, पंगा नहीं लेने का, ज़्यादा कोई भी नहीं हंसेगा। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। सबसे पहले तो क्या करते हैं बेटा, U1 U2 निकाल लेते हैं जो कि हमारे बाएं हाथ का खेल है। U1 इज इक्वल टू दी पाई D1 n/60, तो ये हो जाएगा पाई। D1 की वैल्यू कितनी है, देखो इनलेट का कितना दे रहा है, इंटरनल एक्सटर्नल डायामीटर ऑफ द इम्पेलर ना, तो ये D1 है और ये D2 है, तो D1 रख दो 200। कितने आरपीएम से इम्पेलर नाच रहा है, 1200 आरपीएम से, तो बेटा 1200 रख दो और डिवाइडेड बाय 60 करके फटाफट U1 की वैल्यू बताओ। U1 बताओ और फिर उसके बाद U2 भी निकाल लो, ये हो जाएगा पाई D2 n/60। ठीक है, तो ये हो गया पाई, D2 आपका 400 है, ये आपका 1200 ही रहेगा, ये आपका 60 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये जो भी निकले U1 उसमें 2 का मल्टीप्लाई करा के U2 निकाल सकते हो क्योंकि डायमीटर डबल है। ठीक है, निकालो। U1 आ रहा है 12.56। बहुत ही भैया तुम लोग तो बहुत फास्ट हो, जल्दी जाने का मूड है क्या, इसलिए फटाफट 25 पॉइंट कितना बता रहे हो, 25.13 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहां पर हमने U1 U2 को निकाल लिया है। अब हमको यहां से निकालना है VW2। आप मुझे बताओ 20 डिग्री और 30 डिग्री क्या दिया हुआ है, सोचो। 20 डिग्री और 30 डिग्री क्या दिया हुआ है, β1 β2 दिया हुआ है, कह सकते हैं। β1 और β2 दिया हुआ है, क्या ये बात कह सकते हैं? अच्छा, पहले क्यों नहीं बोले हैं, पहले क्यों नहीं बोले चाचा, मीटर में रखना है तब ये आंसर आ रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले मैं क्या करती हूं, यहां पर जो β1 की वैल्यू दी है ये 20 डिग्री दी है, ठीक है, और β2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 30 डिग्री दी हुई है। मैम आपको कैसे पता चला ये β1 β2 है? देखो ना, वेन एंगल ऑफ द इम्पेलर दिया है, ब्लेड का एंगल दिया है जो कि β1 β2 होता है। सबसे पहले यहां पर बेटा क्या करते हैं, tan थीटा लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ठीक है ना, दिखा देती हूं क्या लगाने जा रही हूं, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बस ये लगा के सबसे पहले V1 निकालो। tan थीटा मतलब β1 इज इक्वल टू द परपेंडिकुलर, V1 का मतलब है VF1 दिया हुआ है, डिवाइड बाय बेस में U1 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा tan 20 डिग्री। हमें निकालना है VF1, अभी बताती हूँ क्यों। और U1 कितना निकाला आपने, 12.56। आंसर बताओ VF1 कितना आ रहा है, आंसर बताओ बेटा VF1 कितना आ रहा है। हाँ, सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए रेडियल इनलेट ही होता है। ठीक है, रेडियल मतलब फ्लो जो है, वाटर जो है वो रेडियली इन होगा अगर आप पंप को एफिशिएंटली रन करना चाहते हो। अब मुझे बताइए यहां पर VF1 कितना आएगा, बताओ जल्दी से बताओ। 4.57। गड़बड़ बताया तो समझ लेना, स्क्रीन से निकल के ही खोपड़ी तोड़ देंगे। ठीक है, किसी ने भी गलत बताया। अब देखो बेटा, मैंने VF1 क्यों निकाला, जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा कि जो V1 है कुल मिला के यही VF1 भी होगा। क्वेश्चन में आपसे बोल रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो VF कांस्टेंट है, अगर फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपन लोगों को ये दिख गया कि VF1 जो है वो VF2 के बराबर है, मतलब ये भी 4.57 मीटर प्रति सेकंड ही होने वाला है। ठीक है, अब देखो हम लगाते हैं tan β2। tan β2 इज इक्वल टू दी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कैसे निकालेंगे परपेंडिकुलर, देखो ये β2 है, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। ठीक है, अब बेस को कैसे निकालेंगे, देखो पूरा U2 है, V ओमेगा 2 है, ये हो जाएगा U2 माइनस VW2। ठीक है, और ये क्या होगा आपको भी पता है, VF2 ही तो होगा, फ्लो कंपोनेंट टूटेगा ना वर्टिकली V2 का, तो यहां पर हो जाएगा VF2 डिवाइडेड बाय U2 माइनस VW2। लो हो गया काम। tan β2 कितना दिया है, tan 30 दिया हुआ है, VF2 अभी आपने निकाला 4.57, ये भी आपने निकाल लिया है 25.132 समथिंग, माइनस VW2 चाहिए। बताओ मुझे VW2 कितना आ जाएगा, बस एक बार VW2 आ गया वर्क डन पर यूनिट वेट निकाल लेंगे। ठीक है, बताओ VW2 कितना आ जाएगा, सॉल्व करो बेटा। अब सवाल देखो मैंने सबसे बड़ा कराया इसीलिए ताकि आप पूरा अंदाजा लगाओ कि सवालों को लगाना कैसे है, छोटे छोटे तो कर ही लोगे, फिर वो तो मेरी थ्योरी और ये जो लिखवाया है उसी से ही हो जाएंगे। कराऊंगी नेक्स्ट वीक एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कराऊंगी, क्योंकि अभी सब ज़्यादातर एसएससी जेई पे ही फोकस कर रहे हैं, और बाकी एक दो ऐसे क्वेश्चन और करा दूंगी। कितना आ रहा है बेटा VW2, एक बार मुझे VW2 बता दो, तब मैं आपको वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट निकाल के दे दूंगी।
मुझे इतना तो आता ही है कि मैं ये निकाल के दे दूंगी, VW2 आप बता दो। U2 की वैल्यू पहले मैं सजा देती हूँ, कितनी आ रही है 25.13, कितना निकाला है 17.21 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 17.21, जी की वैल्यू रख देते हैं 9.81। बताओ बेटा वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट कितना होगा, बता दो जल्दी से। वर्क डन पर सेकेंड पर यूनिट वेट कितना होगा, कितना कितना बताओ जल्दी से। चवालीस दशमलव 09 है ना, एक कर देते हैं। यूनिट क्या होगी, वर्क डन की यूनिट होती है जूल, पर यूनिट वेट की होती है न्यूटन। तो जूल पर न्यूटन चाहे आप बोल लो, चाहे आप जूल को बोल सकते हो न्यूटन मीटर पर न्यूटन, और आप इसकी यूनिट मीटर भी बोल सकते हो, क्योंकि हमने देखा था कि यही क्या था, एनर्जी का हेड था, हेड इम्पार्टेड बाय द इम्पेलर, वो हमने निकाल दिया। मजा आई इस क्वेश्चन में? कहीं से भी ऐसा लगा कि नहीं क्वेश्चन तो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है और पढ़ाई लिखाई हमने करी नहीं, कहीं से भी ऐसा लगा? ऐसे ही सवाल आएंगे। एसएससी जेईई का कुछ कन्वेंशनल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगी टरबाइन और पंप से रिलेटेड। 44.13 समथिंग आ रहा है, इसीलिए मैंने 44.1 लिख दिया। न्यूटन मीटर पर न्यूटन, जूल पर न्यूटन, चाहे मीटर बोल दो, सब एक ही की यूनिट है। क्लियर है जी? बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो आज के सेशन में बेटा इतना ही रखते हैं, क्योंकि हमने परफॉर्मेंस पैरामीटर्स तो ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद भी थोड़ी चीज़ें हैं, जैसे कि मैं एक छोटा सा आपको इशारा दे देती हूँ कि क्या क्या चीज़ें और हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे, ठीक है, किसी भी सेंट्रीफ्यूगल पंप को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितनी स्पीड की रिक्वायरमेंट होती है। इसी के साथ हम देखेंगे कि प्राइमिंग क्या होता है, ठीक है, और आगे जाके थॉमा कैविटेशन नंबर पंप के लिए भी लिखेंगे, जैसे टरबाइन के लिए लिखा था। ठीक है, हाँ, कौन सी केसिंग की सबसे बेस्ट एफिशिएंसी होती है, सेशन के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था, अगर मोस्ट एफिशिएंट की बात करें तो सिंगल वॉल्यूट केसिंग मोस्ट एफिशिएंट होगी। रीजन क्या है बेटा, एक तो देखो बनाने में आसान है, इजी टू कास्ट है, ठीक है, इसी के साथ सस्ती पड़ती है, कोई भी एक्स्ट्रा अरेंजमेंट नहीं है, इस वजह से हम सिंगल वॉल्यूट केसिंग का इस्तेमाल ज्यादातर करते हैं। और अगर सिंगल वॉल्यूट केसिंग यूज नहीं कर रहे हैं तो फिर आखिरी वाली वो सबसे बेस्ट थी। ठीक है, अगर आप एडीज के और लॉसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लास्ट वाली सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें क्या था, कोई भी एडीज का फॉर्मेशन नहीं था, मगर हाँ वो डिफिकल्ट होगी, महंगी होगी। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा गाइड मैकेनिज्म भी हमने ऐड करा। ठीक है, तो कभी भी टरबाइंस में और पंप में हम डायरेक्ट कभी भी नहीं बोल सकते कौन सबसे बेस्ट है कौन सबसे वर्स्ट है, ऐसा होता ही नहीं है बेटा। जैसे टरबाइंस में भी जो है ना, आप नहीं बोल सकते कौन सबसे बेस्ट है कौन सबसे वर्स्ट है, डिपेंड करेगा कि आप फुल लोड के टर्म में पूछ रहे हो या आप आरपीएम के टर्म में पूछ रहे हो, स्पेसिफिक स्पीड के टर्म में देख रहे हो या फिर हेड के टर्म में देख रहे हो। तो जैसे जैसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है, अलग अलग एफिशिएंट टरबाइंस और पंप्स निकल के आते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा पंप में और टरबाइन में रहता है, आप डायरेक्ट आंसर नहीं कर सकते। आपको, आपने पूछा ना मोस्ट एफिशिएंट, तो आपको एफिशिएंट का पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा कि मैम परफॉर्मेंस के टर्म में, कॉस्टिंग के टर्म में, डिजाइनिंग के टर्म में, तब जाके आप किसी एक केसिंग को परफेक्ट बोल पाओगे। ठीक है, मॉर्निंग वाली क्लास कल होगी नहीं बेटा, मंडे से लेकर फ्राइडे तक आपका यूट्यूब पर एचएम मैंने फ्रेश शुरू करा है वापस से। जिनका यहाँ पर मिस हो गया हो वहाँ पर आ जाना लाइव, वहाँ मैं और सिखा रही हूँ और वहाँ कोशिश कर रही हूँ मैं सब लिख के लेके जाऊँ। यहाँ पर क्या रहता है कि मैं लिख के लेके इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि अगर मैं लिख के ले आऊँगी फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होगा उसको नोट डाउन करने का, तो आप यहाँ पर मेरे साथ ही लिख लेते हो, आपके नोट्स कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, चलो होपफुली आज का सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे 5 बजे, सिर्फ और सिर्फ अशोका बैच के कुछ बच्चे और इंजीनियर्स एसएससी से जेई के बच्चे, वो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो थर्मोडायनेमिक्स मेरे से पढ़ रहे हैं। कल हॉलीडे, वैसे भी कल संडे ही है बेटा, हमारा हॉलीडे तो बस संडे ही बचा है।
आज भी नहीं थी बेटा, आज आपकी क्लासेस लगी थी ना, इसलिए क्लास नहीं थी। सिर्फ मंडे टू फ्राइडे चल रही है, 2 क्लासेस अभी करी, उसे जाके आप रिकॉर्डेड में देख सकते हो। ठीक है, सो गुड बाय, टेक केयर। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि मुझे बस आधे घंटे बाद नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार होना है। सो गुड बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में। सैटरडे को अगर क्लास हमारी नहीं हो पाई तो हम संडे रखेंगे, क्योंकि कुछ क्लैशिंग हो रही है क्लासेस की, पता चल जाएगा आपको ऐप पर, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। ठीक है, थैंक यू।